पीओके में बह गया चीन का बनाया भारी पुल, पाकिस्तान से कटा कनेक्शन। दोस्तों, पीओके में चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल पीओके में चीन निर्मित एक बड़ा पुल देखते ही देखते पानी के तेज बहाव के साथ बिखर गया है। इस हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और चीन का जमकर मजाक भी उड़ाया जा रहा है। वहीं इस घटना के पीछे ग्लेशियर का फटना बताया जा रहा है। ग्लेशियर के पानी से आई बाढ़ की वजह से जो पुल बहा है वो चीन और पाकिस्तान को जोड़ने वाला मुख्य पुल है और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ही हिस्सा है, जिस पर चीन बहुत ज्यादा खर्च कर चुका है। ये पुल पीओके के गिलगिट बाल्टिस्तान इलाके में काराकोरम हाईवे पर बना था और देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में ये बह गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुल चीन ने खुद ही पाकिस्तान अधिकृत में बनाया था। दोस्तों, पुल बहने का ये वीडियो पाकिस्तान की नई जलवायु और पर्यावरण मंत्री सीर रहमान ने भी शेयर किया है और कहा है कि पाकिस्तान जलवायु और मौसम विभाग ने ज्यादा तापमान की वजह से पाकिस्तान के खतरे को लेकर आगाह किया था। काराकोरम हाईवे पर सहानाबाद पुल एक ग्लेशियर लैग की वजह से ढह गया, जिस पर ग्लेशियर के पिघलने से बाढ़ आ गई, जिससे इसके खंभों के नीचे कटाव हो गया। पाकिस्तानी एजेंसियों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। उनका कहना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ही ग्लेशियर पिघलने से 3000 से ज्यादा हिमनद झील बन चुके हैं, जिसमें से 33 कभी भी फट सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान के ड्रीम प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बड़ा ग्रहण लग गया है। तमाम प्रयासों के बावजूद इस प्रोजेक्ट पर काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हालिया रिपोर्ट की माने तो ये तय समय से इस प्रोजेक्ट का काम काफी पीछे चल रहा है। अब तक 15 में से सिर्फ 3 प्रोजेक्ट का ही काम हो पाया है। आपको बताते चले कि ये रूट पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से होकर निकला था, इसलिए भारत भी इसका विरोध करता है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक अब तक पाकिस्तान ने केवल ग्वादर में 3 प्रोजेक्ट पर काम पूरा किया है, जिसमें $30 करोड़ की लागत आई है। दोस्तों, दिवालियापन के दहलीज पर खड़ी श्रीलंका को भीषण आर्थिक संकट को निकालने के लिए भारत ने एक रूपरेखा तैयार की है, क्योंकि अब श्रीलंका के पास सिर्फ $50 मिलियन का ही विदेशी मुद्रा भंडार बचा है और देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से भरभरा गिरने की स्थिति में आ चुकी है। लिहाजा भारत ने अपने पड़ोसी देश को बचाने के लिए और किसी भी मानवीय संकट में श्रीलंका न फंसे, इसके लिए भारत ने बाकायदा एक प्लान तैयार किया है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत श्रीलंका को लगातार आर्थिक मदद देना जारी रखेगा और दोनों देशों की सरकारें फिलहाल इस मुद्दे पर सहमत हुई है कि सबसे पहले मानवीय आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ताकि देश में भगदड़ की स्थिति न बने। जिसके लिए श्रीलंका की सरकार ने भारत से यूरिया की आपूर्ति की मांग की है, ताकि खेती को फिर से पटरी पर लाया जा सके, जो पिछले 2 साल में काफी बर्बाद हो चुकी है। जबकि श्रीलंका की सरकार ने अचानक जैविक खाद से ही खेती को अनिवार्य कर दिया था। वहीं इससे पहले भारत ने ईंधन, दवाएं और चावल की आपूर्ति भी की है। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारतीय एक्सिम बैंक से $200 मिलियन की आपातकालीन ऋण सुविधा के माध्यम से भारत से अधिक ईंधन प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत ने जनवरी 2022 से मुद्रा की अदला बदली, आवश्यक वस्तुओं के लिए क्रेडिट लाइन और श्रीलंका अचानक नकदी संकट में न फंस जाए, इसके लिए भारत ने श्रीलंका को $3 अरब की मदद का विस्तार किया है। हालांकि श्रीलंका के घरेलू और राजनीतिक हालात भी काफी खराब हो चुके हैं और राजपक्षीय सरकार की इस्तीफे की मांग को लेकर देशव्यापी हालात शुरू हो चुका है और शुक्रवार को श्रीलंका का बस और ट्रेन नेटवर्क ठप हो गया था, जबकि कार्यालय और कारखाने खाली थे। वहीं राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए पूरे देश में दोबारा आपातकाल लगा दिया है। श्रीलंका के वित्त मंत्री ने बुधवार को कहा कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का उपयोग करने के लिए योग्य विदेशी भंडार $50 मिलियन से कम हो चुका है। वित्त मंत्री अली साबरी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत से श्रीलंका लौटने के बाद संसद में बोल रहे थे। देश की संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, कोई भी IMF बचाव कार्यक्रम जिसमें आवश्यक वस्तुओं की कमी को तत्काल हल करने के लिए आवश्यक तेजी से वित्त पोषण साधन शामिल है, लेनदारों के साथ ऋण पुनर्गठन पर बातचीत पर निर्भर करेगा और इसे लागू करने में 6 महीने लगेंगे। वहीं श्रीलंका को सिर्फ इस साल $7 अरब का विदेशी कर्ज चुकाना है, जबकि साल 2026 तक श्रीलंका को $25 अरब का कर्ज चुकाना है, जबकि उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में सिर्फ $50 मिलियन है। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध को लेकर पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से अपना पहला बयान जारी किया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से यूक्रेन में रूसी सैन्य कार्रवाई शुरू होने के बाद पहला बयान जारी किया गया है, जिसका रूस ने भी समर्थन किया है। शुक्रवार को यूएनएससी की तरफ से यूक्रेन संकट को लेकर एक छोटा बयान जारी किया गया है, जिसमें युद्ध, संघर्ष या आक्रमण शब्द नहीं है। यानी यूएनएससी में रूस को बहुत बड़ी जीत मिली है, क्योंकि युद्ध शब्द को हटाकर विवाद कर दिया गया है। रूस इस लड़ाई को शुरू करने के पहले दिन से ही इसे विशेष सैन्य अभियान कहता रहा है। यूएनएससी की तरफ से युद्ध शब्द को इसलिए हटाया गया है और इसकी जगह पर विवाद शब्द इसलिए डाला गया है
क्योंकि रूस अभी तक यूएनएससी के सभी बयानों को अपने वीटो से रोकता रहा था। इसकी वजह से 24 फरवरी को यूक्रेन संकट शुरू होने के बाद से अभी तक यूएनएससी एक बार भी बयान जारी नहीं कर पाया था और यूएनएससी को बयान जारी करने के लिए वीटो पावर वाले सभी सदस्य देशों की सहमति की जरूरत होती है। यूएनएससी ने जो बयान जारी किया है उसमें युद्ध शब्द को हटाकर अपने बयान में यूक्रेन की शांति और सुरक्षा के रखरखाव के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करता है और याद करता है कि सभी सदस्य राज्यों ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का दायित्व लिया है। इस तरह का बयान जारी किया है जिसको लेकर रूस ने भी सहमति जताई है, यानी रूस में जो मौजूदा हालात हैं उसे लेकर रूस ने भी चिंता जताई है। बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद का शांतिपूर्ण समाधान की तलाश में महासचिव के प्रयासों के लिए मजबूत समर्थन व्यक्त करता है और गुटरेस से उचित समय पर सदस्यों को यूक्रेन संकट पर जानकारी देने का अनुरोध करता है। मॉस्को और कीव की हाल ही की यात्राओं के दौरान संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटरेस ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के साथ नागरिक की निकासी के लिए एक समझौता किया था, जिसमें सबसे पहले दक्षिणी यूक्रेन में स्थित बंदरगाह शहर मारियोपोल के अजोबस्टॉल स्टील प्लांट में शरण लिए लोगों और यूक्रेनी सैनिकों की सुरक्षित निकासी के लिए बात की गई थी। आपको बता दें कि इस प्लांट में हजारों लोगों ने भूमिगत बंकरों में शरण ले रखा है और सैकड़ों की संख्या में यूक्रेनी सेना यहाँ मौजूद है, लेकिन उनके पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, जबकि सैकड़ों घायल लोग भी वहाँ मौजूद हैं। रूस ने इस प्लांट की भयानक घेराबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से वहाँ फंसे लोगों का बाहर निकलना नामुमकिन है। वहीं अब जाकर काफी बातचीत के बाद लोगों को निकालने की इजाजत दी गई है और आज लोगों की निकासी का ये तीसरा दिन है। आपको बता दें कि ये एक इस्पात प्लांट है जो कुछ एकड़ में फैला हुआ है। वहीं यूएनएससी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गुटरेस ने कहा, आज पहली बार सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन में शांति के लिए एक स्वर में बात की है। यूएन महासचिव गुटरेस ने एक बयान में कहा, जैसा कि मैंने अक्सर कहा है, दुनिया को बंदूकों का मुंह बंद कराने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के मूल्य को बनाए रखने के लिए एक साथ आना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद वो अभी तक यूक्रेन को 3.8 अरब डॉलर की मदद दे चुका है, जबकि रूस लगातार पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इस युद्ध में अभी तक किसी को भी जीत नहीं मिली है, तो फिर यूएन इस युद्ध को कैसे खत्म करवा सकता है। यूनाइटेड नेशन ने भले ही बयान जारी कर खुद की पीठ थपथपा ली हो, लेकिन एक छोटा सा बयान जारी करने में अगर यूएनएससी को 2.5 महीने का वक्त लगता है। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो पाए। थैंक यू।